हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डिलाइट आईएएस में। आज हम एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 के चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। इसे हम ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हम ऑलरेडी सामाजिक विषमता और बहिष्कार के पार्ट नंबर 1 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सामाजिक विषमता किसे कहते हैं, यानी सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, इसमें क्या पूर्वाग्रह का रोल होता है, क्या भेदभाव का रोल होता है, ऑलरेडी हम आपको कवर करा चुके हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जाति और जनजाति जो है ये आखिर ये जो दोनों विशेष व्यवस्थाएं हैं ये विषमता यानी इनइक्वालिटी को कैसे बनाती हैं, उसको कायम रखती हैं और कैसे प्रूव करती हैं कि ये न्याय संगत है, ठीक है। जाति एक भेदभाव के रूप में पूर्ण व्यवस्था कैसे है, देखिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जाति व्यवस्था में 4 तरीके के वर्गीकरण है, ठीक है। आपको पता है पहले से ही कि ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं। तो आखिर कैसे वैश्य ऊपर होते हैं, शूद्र ऑब्वियसली बात है नीचे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे होते हैं, तो इनमें इनके व्यवसाय डिसाइडेड होते हैं इनके जन्म के हिसाब से। आपको मैं ऑलरेडी पहले बताया चैप्टर में, वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती थी, यानी कि विशेष जाति का विशेष व्यवसाय होगा, ठीक है। जिस जाति में जन्म लेगा उसका वही व्यवसाय होगा और हर जाति की अपनी एक सामाजिक हैसियत, उसकी परिस्थिति क्या होगी, निर्धारित होगी, ठीक है। और लिखा है कि धर्म ग्रंथ के सख्त नियम कहता है कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति जो है वो निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग रहेगी, यानी कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, वो धन संचय नहीं करने लग जाएगा, उसका कार्य जो है वो वही करेगा। क्षत्रिय जो है वो उसके अधीन रहेंगे, मतलब ब्राह्मण के अधीन रहेगा क्षत्रिय। इसी तरीके से राजा जो क्षत्रिय वो क्या है, जब वो धार्मिक कोई कार्य करेंगे तो उसमें क्या होंगे, ब्राह्मण के अधीन रहेंगे, यानी एक दूसरे का कार्य नहीं करेंगे बल्कि अपना अपना कार्य करेंगे। लेकिन ऐतिहासिक व्यवहार में क्या हो रहा था, व्यवहार में ये था कि ये दोनों सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप थी। मतलब कहने का है कि उच्च जाति वाले को हम देख रहे हैं ना कि उच्च आर्थिक स्थिति है उनकी, और निम्न जाति वाले को हम देख रहे हैं कि उनकी निम्न आर्थिक स्थिति है, ठीक है। हालांकि आज क्या है कि समाज काफी बदल रहा है ना, सामाजिक आंदोलन जो है इन्होंने काफी प्रभावित किया है इन चीजों को। आज हर जाति में हम देखते हैं कि गरीब और अमीर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी 21वीं सदी में जाति 21वीं सदी आज भी जब भी है ना, तब भी हम देखेंगे कि जो जाति है ना उसका भारत में एक जीवन को प्रभावित करता है और उसका अपना एक अलग रोल है। कहने का मतलब ये है कि देखिए आज अमीर गरीब हर क्षेत्र में हर जाति में, लेकिन अभी भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए उनको। अभी भी उसकी प्रभाविता क्या होती है, दिखती है। कैसे दिखती है, तो देखिए आज हम अगर ट्राइबल्स को देखते हैं, देखिए गरीबी रेखा से नीचे के जनसंख्या का चार्ट ले रहे हैं और हम अमीरों का चार्ट ले रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी वाइज ले रहे हैं। तो देखिए अगर हम आज जनजाति को देखें अभी भी हम, तो क्या हो रहा है कि जनजाति अब 45.3 पाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में पाई जा रही है 24.1, सॉरी माफ कीजिएगा 24.1, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अमीर कितने हैं यही, तो ट्राइबल्स देखिए कितनी कम रह जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.4 रह जाती हैं और नगरीय क्षेत्रों में क्या होती है 1.8 हो जाती हैं, ठीक है। मतलब बात समझ में आई कि आप भी अभी भी देखिए ट्राइबल्स का क्या रेशियो है, ग्रामीण जनसंख्या से नीचे ज्यादा है, ठीक है। और समझ जो अमीर हैं ट्राइबल्स तो वो हैं बहुत कम हैं, ठीक है। अगर हम कम्युनिटी वाइज लेंगे तो हिंदू को अगर हम लेते हैं तो हिंदू गरीबी रेखा से नीचे अगर देखें तो 25.6 है, 12.1 है, 25.6 ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में 12.1 है। लेकिन जब हम बोले कि हिंदू में अमीरी का प्रतिशत कितना है, तो मात्र 8.6% रह जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.2 रह जाता है नगरीय क्षेत्रों में। वहीं अगर हम सिख की देखें तो सिख जो है गरीब कितने हैं, 6.2 है ग्रामीण क्षेत्रों में और 5 ही है खाली नगरीय क्षेत्रों में। लेकिन देखिए ना ये समृद्ध कितने ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे ये समृद्ध कितने ज्यादा है, 31.7% समृद्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में और 15.1% है नगरीय क्षेत्रों में। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि गरीबियों की हालत में तो सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन नजर आती है, हमें अनुसूचित जनजातियां नजर आती हैं। लेकिन समृद्ध की कंडीशन में देखें तो सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन नजर आती है, हमें सिख नजर आती है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप इस तरीके से एक बार इनको ओवरव्यू लेकर के कंपैरिजन करके एक चार्ट देख सकते हैं कि आपको ये पता चलेगा इससे कि आखिर कैसे ऊंची और नीची जाति के गरीब और अमीर तबकों का अनुपात किस तरीके से है, ठीक है। और हम देखते हैं कि देखिए भारत में क्या है
कि जाति के आधार पे भेदभाव होता है ना, ठीक है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, रंग भेद के आधार पे भेदभाव होता था, है ना। यहीं से तो वो जो इंस्पिरेशन थी वो गांधी जी को मिली थी रंग भेद की दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 17वीं शताब्दी में डच व्यापारी बसे और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशक आए। इन्होंने पहले संघ पर अधिकार किया, बाद में पूरे दक्षिण राज्य पर नियंत्रण कर लिया। आप सोचिए जो यहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या है, दक्षिणी अफ्रीकी व्यक्ति लोग हैं, उनके हर इतनी बड़ी जनसंख्या पे अधिकार हो रहा है, जबकि 7 दक्षिण अफ्रीका पे खाली ओनली 1 यूरोपीय लोग यहाँ पे है, यानी कि अश्वेत पे खाली 1 श्वेत है यहाँ पे, वो भी वहां की शक्ति संपदा पे क्या कर रहा है, अधिकार कर ले रहा है, ठीक है। इसने यहाँ पे रंगभेद और प्रजाति के पृथक्करण की नीति को अपनाया, जो कि क्या हुआ कि पहले तो व्यवहार में रही, बाद में इसको 1948 में लीगल कर दिया इन्होंने। और बहुसंख्यक दक्षिण अफ्रीकी अश्वेत को क्या किया, वहां की नागरिकता और जमीन के अस्तित्व स्वामित्व से ही छीन लिया उन्होंने, सरकार में शामिल होने से रोक लिया, कम आय वाली नौकरियां दी, इतनी कम आय वाली नौकरियां दी कि जो श्वेत नौकरी कर रहे थे उसका खाली 1/4 ही कमा पाते थे ये अश्वेत लोग वहां पे, ठीक है। और प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण कर दिया और मिश्रित विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि जब ये कलेक्ट होंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो संघर्ष इन सब की बातें उतनी आई कहाँ पाएंगी। हमारे यहाँ भी तो कहीं फूट डालो नीति करो वाला सीन था, हमारे यहाँ भी तो बहुत संप्रदायवाद बढ़ा दिया गया था चीजें। तो देखिए यहाँ पे भी प्रजाति के आधार पर पृथक्करीकरण की नीति को अपनाया गया। और तो और अब देखिए कि जो लाखों अश्वेत हैं उनको बंटुस्तान और गृह क्षेत्र में बलपूर्वक जाकर के डाल दिया गया। ये कैसे क्षेत्र थे, ये गंदगी से भरे हुए गरीब क्षेत्र थे, यहाँ पर संरचना नहीं थी, उद्योग नहीं थे, नौकरी नहीं थी, बल्कि गंदगी से भरा गरीब क्षेत्र था। और ये सारे गृह क्षेत्र जो थे, ये गृह क्षेत्र, इस गृह क्षेत्र में 80% जाकर के जनसंख्या रह रही थी, यानी ये 80% अश्वेत जाकर के इस गृह क्षेत्र में रह रहे थे। ये कितना छोटा क्षेत्र था, ये मात्र 14% की जमीन थी। आप सोचिए दक्षिण अफ्रीका के 14% की जमीन में वहां की 80% जनसंख्या रह रही है, क्या होगा, भूखमरी होगी, परेशानी आएगी, गरीब आएगी। और तो और इन्होंने इन लोगों को सामाजिक रूप से निम्न घोषित कर दिया, इन पे सैन्य व्यवस्था से शासन किया, जेल में डाल दिया, प्रताड़ित किया, हत्या कर दी गई, ठीक है। और भारतीय अमेरिकी राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इन्होंने और नेल्सन मंडेला जी, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, ठीक है, इनके नेतृत्व में। और 1994 में सरकार बनाई गई, प्रजाति भेदभाव पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, ठीक है, जो अभी तक हो रहा था। लेकिन फिर भी अभी भी आर्थिक पूंजी पे जो नियंत्रण था वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा श्वेत लोगों का ही आधारित था, ठीक है। अस्पृश्यता क्या होती है, देखिए इस पे बहुत मेंस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इनके पॉइंट्स को आप कोट भी कर सकते हैं। अस्पृश्यता क्या होती है, देखिए धार्मिक और कर्मकांडीय दृष्टि से हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कुछ लोग शुद्ध होते हैं, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, जो धार्मिक कर्मकांड को कर सकते हैं, कुछ लोग अशुद्ध होते हैं, ठीक है, जो इस कांड को नहीं कर सकते थे। और इनका जो पैमाना होता था उसमें भी जो सबसे नीचे वाली जो जाति है, ठीक है, जाति है, उन सबसे नीचे वाली जाति, उनके लिए अत्यंत कठोर और सामाजिक अनुशासनीय दंडों का विधान है, ठीक है। का क्या मतलब है, जो अछूत होते हैं, ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छूअछूत, जो अछूत कहलाते हैं, अछूत कौन कहलाता है, इन जातियों में जो सबसे नीची जाति क्रम होती है। हालांकि इनको तो जाति क्रम में रखा ही नहीं गया है, इनको तो इससे भी बाहर कर दिया गया है। इनको खाली इनके छू भर देने से क्या होता है, जातियां बाकी अशुद्ध हो जाती हैं, ठीक है। और तो और इनको कठोर दंड दिया जाता है। और जिन लोगों को ये छूते हैं उनको वो लोग अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाने लगते हैं। तो आप सोचिए ये सब सुनने में कितना ऑड सा लगता है नहीं। और तो और भारत के कुछ क्षेत्रों में, स्पेशली दक्षिण भारत में देखते हैं तो दूर से अशुद्धता की धारणा विद्यमान थी। दूर से अशुद्धता मतलब अछूत व्यक्ति की ना खाली छाया से ही अशुद्धि हो जाती थी। और अस्पृश्यता के 3 आयाम बताए गए हैं, ये देखिए, ये आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। अपवर्जन या बहिष्कार मतलब जैसे दलितों के लिए अलग अलग कुएं और हैंडपंप थे, सामूहिक पूजा त्योहार में वो भाग नहीं ले सकते थे, छोटे मोटे काम में जो है ना जबरदस्ती उनसे करवाए जाते थे, जैसे कि उत्सव वगैरह इन सब पे नगाड़े बजवाना, उनका अनादर किया जाता था। मतलब कैसे, उनको जबरदस्ती सम्मान उनसे लिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि टोपी उनकी उतरवा ली जाती थी, कई बार उनसे सर झुका के खड़े होने के लिए कहा जाता था, चमचमाते उनको कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे।
और आधीनता व शोषण। इसका मतलब ये है कि जैसे कि नीची जो जाति है उनमें कुछ जातियों का जाति जो है वो शोषण का सामना करती हैं, लेकिन बहिष्कार जैसा सामना जो करती हैं वो कौन करता है, वो अछूतों को करना पड़ता है। बात क्लियर है। तो इसमें क्या है कि इनको बहुत सारे अपशब्द सुनने पड़ते थे, अपमान, बेगारी जैसी चीजें करनी पड़ती थी। बेगारी मतलब ये जितना काम करते थे उसका या तो कम पैसा मिलता था या तो पैसा ही नहीं मिलता था, है ना। तो आप सोचिए ये सब सुनने में कितना ऑड लगता है, सोचिए जिसके साथ हो रहा है वो कितना तकलीफ वाली चीजें हैं, है ना। और अस्पृश्यों को अलग अलग तरीके के नामों से पुकारा जाता था, उनको उनके साथ निंदा होती थी, ठीक है। और तो और कई कई ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे जो गाली जैसे लगते थे, है ना। ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे किसके लिए, अस्पृश्यों के लिए, इन वर्गों के लिए, इन अछूतों के लिए। महात्मा गांधी जी ने 1930 में इनको क्या एक नया नाम दिया, क्या नाम दिया, हरिजन कहा, यानी परमात्मा के बच्चे कहा। अस्पृश्य समुदाय और नेताओं ने बाद में इसको क्या कहा, दलित के नाम से पुकारा। यही दलित क्या हुआ, बाद में काफी प्रचलित हो गया वर्ड, ठीक है। पैरों से कुचला हुआ इसका नाम कहा गया। 1970 के दशक में मुंबई में जातीय दंगे हुए, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, पश्चिमी भारत में स्पेशली दलित पैंथर्स नाम के उग्र समूह का उभरा, ठीक है, जिसने क्या किया, अपनी मर्यादा के लिए और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा अस्पृश्यता का, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम का, कि यहाँ के नगरपालिका में 400 सीटों वाला एक शौचालय है, ठीक है। इसको नारायण अम्मा और उनके साथिनों के द्वारा मतलब सफाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मल बढ़ाने के लिए फ्लश नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, एक सीट के एक चपटी और टीन और की तस्करी और झाड़ू की सहायता से इस मल को इकट्ठा करते हैं, टोकरी में डालते हैं, जिसको अपने सर पे रख करके और जाकर के आगे ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल देते हैं, ठीक है। इतना काम मेहनत करते हैं, उसके बाद में भी जब ये वहां से काम करके निकलते हैं और किसी के पास से गुजरते हैं तो लोग अपने नाकों में कपड़ा लगाते हैं, बोलते बदबू आ रही है, ठीक है। और तो और इनका ये अपने नल, पानी पीने के लिए नल या हैंडपाइप से पानी लेने अगर जाते हैं तो वहां के चीजों को छूते नहीं है, बल्कि इंतजार करते हैं कि कोई आए और नल चला दे ताकि कहीं हम छू लें तो अपवित्र ना हो जाए। दुकानों की में जाकर के ये औरों की तरीके से कोई बेंच पे नहीं बैठते हैं, बल्कि फर्श पे बैठ करके चाय पीते हैं। और तो और ये ना इनको अलग अलग टूटे फूटे प्याले मिलते हैं जिनको ये खुद धोते हैं, और इस्तेमाल करने के लिए इनके जो प्याले जो होते हैं दुकान वाले उसको इस्तेमाल करने के लिए अलग से ही रखते हैं। ये रिवाज आप सोचिए आज भी अनंतपुरम के कई गांवों में है, ठीक है। और आपने इस तरीके से सुना होगा कि जैसे कि जाटों ने जो हरियाणा में जाटों में ने जाकर के एक गांव की कई बस्तियों को जला दिया था। ये सब सुनने में कितना अजीब सा लगता है ना, बट ये चीजें होती हैं, हुई हैं, ठीक है, लोगों के साथ में। और आज भी ये चीजें कहीं ना कहीं व्याप्त हैं। और इन जनजातियों के भेदभाव को मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों ने कुछ कदम उठाए हैं। देखिए 1935 में अनुसूचित जाति और जनजातियां जो हैं इन्होंने अनुसूचियां तैयार की। हम पहले भी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द सबसे पहले कब आया था, 1935 में आया था, ठीक है। 1990 में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए। और तो और जब ये जाति भेदभाव दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों में इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई। उनको क्या कहा गया, उन्हें आरक्षण कहा गया। आरक्षण मतलब क्या, सीटों का निर्धारण, ठीक है। कुछ सीटें आरक्षित की गई राज्य विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, राज्यसभा में, विभिन्न विभागों में या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, उनमें सीटों का आरक्षण किया गया। ये सब किसके बेसिस पे हो रहा था, परसेंट के बेसिस पे हो रहा था। 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम और 2005 का 2006 का ये अधिनियम जो 1993 संशोधन भी कहलाता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही शिक्षा से संबंधित है। जो 2006 का ये जो कानून है इसमें क्या हो रहा था कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया, जबकि 1950 वाले में क्या हुआ, सरकारी स्कूल में दलितों को भर्ती करने की इजाजत के बारे में बात की गई। और भारत का शासन संविधान 1950 के बारे में बात की गई। और मौलिक अधिकार देखिए हमारा फिर आया कौन सा, आर्टिकल 17 आया, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, आया। 1989 देखिए अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया। ये क्या है, मतलब यहाँ पे अत्याचार के खिलाफ दंड जो था वो और कठोर कर दिए गए, ठीक है। तो ये सब तो कानून थे, लेकिन क्या कानून सामाजिक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं जी, सिर्फ कानून नहीं ला सकते हैं जब तक कि सहयोग ना हो, जन सहयोग ना हो, जन संघर्ष ना हो, जन आंदोलन ना हो। तो ये सब किसने किए,
ज्योतिबा फुले जी, योतीदास जी, पेरियार जी, अंबेडकर जी जैसे अनेक दलित नेताओं ने इस पे कार्य किया। ठीक है, और तो और हम देखते हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां भी आई, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बसपा को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पार्टियां हैं जो मेन जाति पे आधारित थी। तो इन लोगों को हमने ना पहले भी देखी चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, ये था आज का चैप्टर।